एससीओ में स्थिति तब रोचक हो गई जब मोदी चीन के ग्रेट हॉल से गुजर रहे थे और पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर ने भारत के बारे में कुछ ऐसे बयान दिए जो प्रधानमंत्री मोदी को पसंद नहीं आए। मोदी ने तो से गुजर रहे थे और पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर ने भारत के बारे में कुछ ऐसे बयान दिए जो प्रधानमंत्री मोदी को पसंद नहीं आए। मोदी ने तुरंत वहां से जाने का फैसला किया। मैं आपको इस घटना के बारे में और बताऊंगा, लेकिन पटेल, एक तरफ भारत को एससीओ में अपमान का सामना करना पड़ा और दूसरी तरफ पाकिस्तानी जनरल की यह हरकत हुई। आप इस पूरे एससीओ आयोजन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मजेदार बात यह है कि एससीओ में जितने इंपॉर्टेंट देश आए हुए हैं, टर्की उसका मेंबर नहीं है लेकिन आया हुआ है, इनवाइटेड है। चाइना तो खैर है ही, चाइना उसका होस्ट है और एससीओ का संस्थापक है, और पाकिस्तान भी वहां पर है, बाकी मुल्क भी वहां पर है। उनमें से किसी देश ने भारत का समर्थन नहीं किया था। यानी एससीओ एक ऐसा मंच है जहां रशिया को थोड़ा बहुत छोड़ दें तो एक भी देश ऐसा नहीं है जिसने हमारा समर्थन किया है कि मोदी जी अब ट्रंप को छोड़कर, ट्रंप की दोस्ती को छोड़कर अब चाइना की तरफ केवल झुक ही नहीं रहे हैं, लेकिन चाइना की ओर बिल्कुल उन्होंने एक तरीके से सरेंडर कर दिया है। अब मोदी जी का जो ये चीन का दौरा है, इसमें हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इस चीन के साथ अब मोदी जी अपने रिश्ते रखेंगे कैसे, ये जानते हुए कि अब डोनाल्ड ट्रंप उनके माय डियर डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, उनके उतनी अच्छी मित्रता अब डोनाल्ड ट्रंप से नहीं है टैरिफ रिजीम को लेकर। तो ऐसे में चाइना के प्रति कितना झुकाव मोदी जी का रहेगा, या फिर वो पूरी तरह से नतमस्तक हो जाएंगे जैसे कि वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुए थे। कोई सबक डोनाल्ड ट्रंप के की जो जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की बेइज्जती की है, उससे क्या मोदी जी कोई सबक लेंगे? आज जब चाइना की धरती पर वो लैंड कर रहे हैं, सब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या चाइना मोदी जी सरेंडर करने के लिए गए हैं अपने आप को, और पूरा देश उन्हीं के हवाले ऐसा लग रहा है कि करके आएंगे। हमारे साथ इस समय अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट और जिंदल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहसिन रजा खान इस समय जुड़ रहे हैं। मोहसिन, आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जो ये चीन का दौरा है, मोदी जी लैंड कर चुके हैं, लेकिन इस चीन के दौरे को देखकर आपका क्या आकलन है, क्या रीडिंग है कि मोदी जी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ कैसे रिश्ते अब मोदी जी आगे बढ़ाएंगे? नीलू जी, देखिए, आप पिछले 10 साल या 12 साल का इतिहास देख लीजिए। चीन ने कई दफा हमारे ऊपर प्रेशर डाला है। एक बार डोकलाम में डाला था, उसके बाद हम पीछे हटे। उससे पहले हमने दोस्ती करने की कोशिश करी चीन के साथ, झूले झूले हमारे प्रधानमंत्री ने उनके साथ, हमने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया। पर साथ में प्रधानमंत्री एक काम कर रहे थे, वो जाके अमेरिका के कैंप में भी बैठ गए, यानी क्वाड में। चीन ने इसको दोगलेपन की तरह देखा, शी जिनपिंग ने और चीन ने, उनके थिंक टैंक्स ने, उनके कमेंटेटर्स ने कहा कि हिंदुस्तान दोगलापन कर रहा है, हमें घेरने की कोशिश कर रहा है। उसके बदले में उन्होंने डोकलाम में प्रेशर डालना शुरू किया। आपको याद होगा 2017 में हमने वहां पे उनके साथ कुछ थोड़ा बहुत एग्रीमेंट करके मोदी जी पहुंच गए वुहान 2018 में एक तरह का सरेंडर करने, क्योंकि उनको लगा कि अगर 2019 के चुनाव से पहले लड़ाई हो जाएगी तो इलेक्शन में बहुत भारी नुकसान होगा। चीन भी ठंडा पड़ गया, पर वो इलेक्शन खत्म हुए और 2020 में सीधा गलवान हो गया। वहां पे हमारे सिपाही शहीद किए गए, मारे गए। और उसके बाद फिर हमने कुछ, मोदी जी ने पब्लिकली कहा तो नहीं, ना चीन का नाम लिया, ना कहा, और कहा ना कोई घुसा है ना कुछ, हमारा कोई पेट्रोलिंग पॉइंट नहीं लिया, पर कुछ हमने चीन के साथ फिर वो स्वभाव अपना बदला थोड़ा। हमने उनके निवेश कुछ रोका यहाँ पे हिंदुस्तान में, और हमने कुछ मैं ये तो नहीं कहूंगा कोई बहुत बड़ा कदम लिया चीन के खिलाफ, पर हमने दोस्ती बढ़ाने से मना किया चीन को और कहा कि पहले ये बॉर्डर का मामला सुलझाओ। फिर अमेरिका ने हमें ये इस तरह का सपोर्ट देते रहे। अमेरिका हमें 2004 से ही दे रहे हैं, अमेरिका काफी सपोर्ट, पहले न्यूक्लियर डील में ये वो सपोर्ट कर रहे थे कि इंडिया को एक काउंटरवेट बनाएंगे चाइना का, ताकि एशिया में एक हम और हिंदुस्तान मिलके कुछ चाइना का काउंटर कर पाएंगे। पर ये जो गलवान में हुआ, इससे एक अंदाजा हो गया दुनिया को भी और हिंदुस्तान को भी और अमेरिका और चीन को भी कि हिंदुस्तान चीन को अपोज करने के क्षमता नहीं रखता है, या अगर क्षमता रखता है तो कम से कम एटीट्यूड नहीं रखता, यानी इरादे नहीं रखता चीन को। तो अमेरिका भी हमारे साथ थोड़ा ठंडा पड़ने लगा, और हमने भी
यानी हमारे प्रधानमंत्री ने भी ये लिया कि भाई चीन तो हमारे बराबर है और हमसे बड़ा है। जयशंकर ने ये खुलेआम भी कहा कि वो हमसे 5 गुना बड़ा है उसकी इकोनॉमी, तो हम क्या उससे लड़ेंगे क्या? यानी कि हम चीन से ज्यादा टकराव नहीं करेंगे। और फिर जब ये हमें डोनाल्ड ट्रंप ने धोखा दिया है, जिसे हम धोखा कह रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशन में कोई धोखा तो नहीं होता, क्योंकि कोई दोस्त भी नहीं होता और कोई धोखा भी नहीं होता। ये तो बेवकूफी थी गोदी मीडिया की और ये भक्तों की कि वो उनकी पूजा बना के उनकी मूर्ति बना के पूजाएं कर रहे थे उनकी, और उनकी दुआएं मांग रहे थे उनके इलेक्शन के लिए। तो उनको लगा कि हमारा इंटरेस्ट नहीं है इसमें ट्रंप का, कि भाई हमें इस सबसे मामला नहीं चाहिए कि चीन को घेरा जाए और ये वो, हमें मामला है कि हमारा धंधा हो। तो उसमें उन्होंने हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिए और वो और नाराज हो रहे हैं कि हम रशिया का ऑयल खरीद रहे हैं, जिससे हम यूक्रेन में उनको अमन बहाल नहीं होने दे रहे, जिससे उनको नोबेल पीस प्राइज मिलेगा ट्रंप को, क्योंकि ओबामा को मिल चुका है तो उनको भी नोबेल पीस प्राइज चाहिए। ऊपर से हम उनकी रोल जो भी रोल रहा उनका उसको मानने को तैयार नहीं, उनकी मध्यस्थता को, तो वो और चिड़े हुए हैं काफी। तो अब हमने ये फैसला किया कि नहीं, अब हम वापस जाएंगे चीन के पास दिखाने के लिए अमेरिका को कि देखो हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, विकल्प है हमारे पास। अब हम, ऐसा लग रहा है जैसे एक जिल्टेड लवर जिसे कहते हैं, एक नाकामयाब इश्क, तो हम अपनी पार्टनर को भी छोड़ के पुराने पार्टनर के पास चले जाएंगे। तो भाई पुराने पार्टनर को किसी वजह से छोड़ा था ना, किसी वजह से आप नाराज थे, अब आप वापस पहुंच जाएंगे तो अब आप देखिए आप किन हालात में वापस पहुंच रहे हैं। एक तरह का सरेंडर कर रहे हैं आप चीन के साथ। आप कह रहे हैं, चीन कह रहा है कि भैया यहाँ से तो बॉर्डर से तो हमारे सिपाही हटेंगे नहीं, जो हमने जमीन कब्जा कर लिया वो हमारे पास ही रहेगी। और आप कह रहे हैं कि आप वो कह रहे हैं उसको अर्ली हार्वेस्ट नाम दिया उन्होंने, अर्ली हार्वेस्ट यानी जल्दी फसल काटी जाए और यानी कि एक एग्रीमेंट कर लिया जाए बॉर्डर पे। पर वो एग्रीमेंट जो है वो पूरा चीन के शर्तों पे होगा। यहां तक कि आप सोचिए कि चीन ने मेजर शैतान सिंह जहां शहीद हुए थे 62 की वॉर में और 150 आदमी उनके साथ, उनका स्मारक बनाया गया, उस जगह तक को चीन ने हथिया लिया है। और अब आपको पता है कि फरहान अख्तर एक फिल्म बना रहे हैं उस हादसे पे, और वो स्मारक जो हमारा था वो हमें वहां से हटाना पड़ा क्योंकि चीन उस पर काबिज हो गया। तो अब स्मारक जो है वो और कई किलोमीटर अंदर हमें लेके आना पड़ा है मेजर शैतान सिंह का। ये सब बातें ना पब्लिक को पता है, ना गोदी मीडिया बताता है, और बीजेपी छुपाती है क्योंकि ना कोई गुस्सा था, ना कोई काबिज है। इसी तरह से चीन के जो कमेंटेटर हैं, थिंक टैंक्स हैं, वो लोग सब कह रहे हैं, मीडिया कह रहे हैं कि नहीं, अब हिंदुस्तान जो है वो बहुत दोगलापन दिखा रहा है और हमें भरोसा नहीं है। हिंदुस्तान को हमारा भरोसा जीतना पड़ेगा। और कैसे जीतना पड़ेगा? सरेंडर करके, यानी कि BRI एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। आपको हमारा व्यापार, हमारा सारा निवेश, हमारा ऑलरेडी चीन के साथ $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, वो एक तरह का हम घूस देते हैं, ब्राइब देते हैं चीन को कि वो हमारे ऊपर हमला ना करे। तो $100 बिलियन का डेफिसिट। अब आप सोचिए कि जब ये हम फिर से उनसे पूरी तरह से व्यापार करेंगे बिना टैरिफ के और निवेश करने देंगे, तो वो हमारी इकोनॉमी टेक ओवर कर लेंगे, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान में किया। पाकिस्तान की इकोनॉमी टेक ओवर कर ली है। पूरा सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर जो पाकिस्तान में है वो चीन का बताया हुआ है। नेपाल में सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 80% चीन बेच रहा है। नहीं, लेकिन अभी मोदी जी के पास ऑल्टरनेटिव क्या है? अमेरिका से संबंध उन्होंने खराब कर लिए हैं। अब तो उनके पास विकल्प यही है कि वो चाइना के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाए और चाइना पर भी वो उसी तरह से डिपेंडेंट हो जाए जैसे वो डोनाल्ड ट्रंप पे थे। और उसका फिर खामियाजा क्या होगा ये तो भगवान ही मालिक है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, पर और ऑप्शंस हैं। देखिए, अमेरिका के साथ भी और ऑप्शंस थे। जरूरी नहीं था कि हालात इतने बिगड़ जाते। हमें पहले से पता था डोनाल्ड ट्रंप की फितरत क्या है। फिर वो बहुत सारे सिग्नल दे रहे थे हमें टैरिफ किंग कह के, और शुरू से ही कह रहे थे हम टैरिफ लगाएंगे। यानी व्हाइट हाउस में आने से पहले ही, इलेक्शन जब वो कैंपेनिंग कर रहे थे और फिर जीते थे, तभी से कह रहे थे मैं टैरिफ लगाऊंगा। हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए थी, हमें उनकी मानसिकता समझनी चाहिए थी, हमें उनके जो वीक पॉइंट्स हैं वो समझने चाहिए थे, उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट समझने चाहिए थे। जैसे समझा और कुछ मुल्कों ने, हर मुल्क हमारे हालात में नहीं, हर मुल्क के ऊपर 50% टैरिफ नहीं लगा हुआ है इस वक्त, बल्कि 25% भी, अगर वो 25% हटा भी दें तो भी 25% भी किसी के ऊपर नहीं लगा हुआ है एशिया में इस वक्त। ज्यादातर मुल्कों के ऊपर 19 से 20% है एशिया के मुल्कों के ऊपर। कुछ के पास 15% है जैसे जापान और साउथ कोरिया, और कुछ के पास सिर्फ 10% है जैसे ऑस्ट्रेलिया। तो हम, अगर हमारे पास 25 भी रह गया तो भी हम सबसे ज्यादा टैरिफ वालों में से होंगे। यानी कि हमारे जो लेबर है, हमारा जो वर्कर है उन इंडस्ट्रीज में, वो सफर कर रहा है, वो बेरोजगार हो जाएगा, वो कैसे बेचेगा? उसकी वजह से लाखों लोग भूखे, उसके परिवार वाले, उससे कनेक्टेड लोग, यानी मल्टीप्लायर इफेक्ट जिसे कहते हैं इकोनॉमिक्स में, और जॉब्स इफेक्ट होती हैं। आपका रियल एस्टेट इफेक्ट होगा, स्टॉक मार्केट इफेक्ट होगा, आपकी करेंसी गिर रही है। आप देखिए कितने पे आ गया रुपया, 88 रुपीज पे आ गया है डॉलर के खिलाफ। तो आपको पहले से ही तैयारी करनी चाहिए थी, आपको पता था क्या होने वाला है, किस तरह का आदमी है।
तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, हमारी वीडियो को लाइक कर देना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तमाम इसमें जो हमने इंडियन मीडिया की हमने वीडियोस ली, जिन पर हमने एनालिसिस किया, जिसमें हमने आपको दिखाया, उन तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। मोस्टली जो कि इंडियन मीडिया है उनका हमने इस्तेमाल किया है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।